वक्फ बोर्ड इंडिया की एक ऐसी संस्था है जिसके ऊपर ना किसी कोर्ट की लॉ काम करती है और ना ही इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर अपना हस्तक्षेप कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुके हैं। अगर वक्फ बोर्ड ने ये दावा कर दिया कि ये लैंड वक्फ की प्रॉपर्टीज है तो लैंड ओनर को वह लैंड जबरन खाली करने पड़ जाते हैं। मोदी गवर्नमेंट क्यों वक्फ बोर्ड पर अंकुश लगाना चाहते हैं? वक्फ बोर्ड की हिस्ट्री क्या है? वक्फ बोर्ड कैसे अपना दादागिरी करके किसी भी लैंड को हड़प लेती है? चलिए इन सभी क्वेश्चंस को स्टार्टिंग से समझते हैं। साल 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली, लेकिन मजहब के नाम पर इंडिया का टुकड़े किए गए, जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान बना। ये जो ईस्ट पाकिस्तान थे अभी वो बांग्लादेश में कन्वर्ट हो चुके हैं। जो लोग इंडिया में रह रहे थे बाद में टुकड़े होने पर पाकिस्तान चले गए, उनके जो प्रॉपर्टीज थे उनको सुरक्षित करने के लिए उस टाइम के गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया। उस टाइम जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हीं के गवर्नमेंट में वक्फ एक्ट 1954 बना। इस एक्ट का मेन पर्पस था वक्फ संपत्ति का रख रखाव करना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है और वह अपने लाइफ में जो भी प्रॉपर्टीज को गेन किए हैं वह उस प्रॉपर्टीज को अपने लिए इस्तेमाल ना करके किसी चैरिटेबल या रिलीजियस कार्य के लिए दान दे देते हैं तो उनका वह प्रॉपर्टीज हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह को डेडिकेट हो जाते हैं। इसमें चल अचल दोनों प्रकार के प्रॉपर्टीज होते हैं और एक बार प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को डेडिकेट कर दिए तो वह व्यक्ति उस प्रॉपर्टीज को अपने पर्सनल कार्यों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड उस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान, ईदगाह और मजार बनाने में करते हैं। वक्फ बोर्ड भी 2 टाइप्स के होते हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड। दोनों का कार्य तकरीबन सेम ही है। दोनों ही वक्फ प्रॉपर्टीज को प्रोटेक्ट करते हैं। साल 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल बना। ये एक एक करके वक्फ प्रॉपर्टीज को अपने अंडर लेने लगे। वक्फ काउंसिल को जो संभालने का कार्य करते हैं उसमें स्टेट का एक MP, एक MLA, एक एडवोकेट, एक जज, एक टाउन प्लानर, एक इस्लामिक स्कॉलर और एक तबल्ली होता है जो लैंड का देख रेख करता है। ये जितने भी अपॉइंट लोग हैं ये सभी के सभी मुस्लिम कम्युनिटीज के होते हैं। वक्फ बोर्ड का अपना लॉ है कि इसमें कोई भी नॉन मुस्लिम अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। वक्फ बोर्ड के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट भी अपना कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं और ना ही किसी कोर्ट का लॉ इसके ऊपर लागू होता है। वक्फ बोर्ड अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वक्फ बोर्ड अपने पावर को इंक्रीजिंग करने के लिए साल 1995 में वक्फ एक्ट में एक अमेंडमेंट बिल लेकर आया। उस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी के PV नरसिम्हा राव थे। उन्हीं के गवर्नमेंट में कई राइट्स की मंजूरी दी वक्फ बोर्ड को, जैसे हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा और इनका जो कंट्रोल होगा वह सेंट्रल वक्फ काउंसिल के पास होगा और स्टेट वक्फ बोर्ड को यह तय करने का राइट्स मिला कि कोई प्रॉपर्टीज वक्फ की है या नहीं है। वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टीज के बारे में इंक्वायरी कर सकता है बिना प्रॉपर्टीज ओनर से परमिशन लिए। और भी वक्फ बोर्ड को कई तरह के राइट्स मिले। इसके बाद वक्फ बोर्ड के ऊपर कई तरह के एलिगेशंस लगे कि वक्फ बोर्ड अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। उस टाइम भी वक्फ बोर्ड इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी में आए थे। वक्फ बोर्ड और पावरफुल होने के लिए सन 2013 में जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी से ही मनमोहन सिंह थे, उनके शासन काल में भी वक्फ बोर्ड में अमेंडमेंट किए गए, जिसके बाद वक्फ बोर्ड और भी ज्यादा पावरफुल हो गए। इस अमेंडमेंट में वक्फ बोर्ड को ये राइट मिले कि अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टीज के ऊपर दावा करता है कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ की है तो यह प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की मानी जाएगी। अगर प्रॉपर्टी या लैंड ओनर को इसमें किसी प्रकार के आपत्ति है तो वह वक्फ बोर्ड के जो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट, उसमें प्रूव करे कि ये प्रॉपर्टीज मेरा है। ये प्रूव करने के लिए कुछ सीमित टाइम होते हैं। वक्फ बोर्ड को ये राइट मिलने के बाद वक्फ बोर्ड के जो मेंबर थे उन्होंने इलीगल तरीके से जहां मन करते थे वहां लोगों के प्रॉपर्टीज या लैंड पर वक्फ बोर्ड का साइन बोर्ड लगाकर उसको हड़पना स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक कि वक्फ बोर्ड कहीं कहीं पूरे गांव पर ही दावा करने लगे कि ये पूरा लैंड वक्फ की
है। और अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार दावा कर दिया कि ये लैंड वक्फ की है तो आप उसे बेच भी नहीं सकते हैं जब तक कि ट्रिब्यूनल कोर्ट ये डिक्लेयर नहीं कर देते हैं कि हाँ ये लैंड आपके हैं। अब बताओ लैंड ओनर कैसे प्रूव करे कि ये लैंड मेरा है? वक्फ बोर्ड प्रूव करने दे तब ना। रीजन ये है वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसमें बैठने वाले एडवोकेट से लेकर जज तक सभी छोटे बड़े ऑफिसर सभी मुस्लिम कम्युनिटीज के होते हैं। और जो लैंड ओनर होते हैं उनको ये लोग यहाँ वहाँ इतना दौड़ा देते हैं जिससे तंग आकर या यूं कह सकते हैं थक हार कर उनको अपना लैंड छोड़ने पड़ जाते हैं। बिकॉज ना तो उनके पास वक्फ बोर्ड के जैसे रिसोर्सेस होते हैं जो वक्फ बोर्ड से वह केस जीत सके। ऐसे कर कर के वक्फ बोर्ड आज इंडिया के रेलवे डिफेंस के बाद थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर बन चुका है। वक्फ बोर्ड के पास टोटल 8,72,292 प्रॉपर्टीज है जो तकरीबन 8 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। वक्फ बोर्ड इलीगल तरीके से कई लैंड पर वक्फ की प्रॉपर्टीज होने का दावा किया है, उसमें से कुछ आपको बताते हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बिहार के गोविंदपुर गांव में 7 लोगों के लैंड पर वक्फ प्रॉपर्टीज होने का दावा किया और उसे खाली करने का नोटिस भी भेज दिया। वक्फ बोर्ड ने महाराष्ट्र के लातूर गांव में रहने वाले किसानों के 300 एकड़ लैंड पर वक्फ प्रॉपर्टीज होने का दावा किया और 103 किसानों को लैंड खाली करने का नोटिस भेज दिए। वक्फ बोर्ड ने तमिलनाडु के तिरुचेंदुरई के पूरे गांव सहित 1500 साल पुराने टेम्पल पर वक्फ प्रॉपर्टीज होने का दावा। वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में 200 गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर वक्फ प्रॉपर्टीज होने का दावा। वक्फ बोर्ड तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ताजमहल भी वक्फ की प्रॉपर्टीज है। डर तो इस बात का है कि वक्फ बोर्ड कल को ये ना कह दे कि पूरे इंडिया वक्फ की प्रॉपर्टीज है, इसे खाली करो। ऐसे कई केस सामने आ रहे हैं जहां बिना बेमतलब वक्फ बोर्ड अपना टांग अड़ा रहे हैं। वक्फ बोर्ड का सबसे कंट्रोवर्शियल मामला ये है कि वक्फ बोर्ड जहां भी कब्रिस्तान की घेराबंदी कर देते हैं उसके अराउंड सारे लैंड को भी अपनी प्रॉपर्टीज करार कर देते हैं और जो लैंड ओनर है उसके पास पक्के कागजात होने पर भी अपने लैंड से हाथ धोने पड़ जाते हैं। जबकि वक्फ बोर्ड को अपनी प्रॉपर्टीज करार करने के लिए कोई कागजात की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ की है तो ये मानना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ की ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आप वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट ना तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और ना ही हाई कोर्ट। वक्फ बोर्ड की इसी दादागिरी को खत्म करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने लोकसभा में एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं जिसके अकॉर्डिंग वक्फ बोर्ड की तानाशाही पर अंकुश लगाया जा सके। मोदी गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट बिल में 42 टर्म्स रखे हैं। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको बताते हैं। वक्फ बोर्ड का जो पुराना एक्ट है वह कहता है अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टीज पर दावा करता है कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ की है तो वक्फ की मानी जाएगी। अगर लैंड ओनर को लगता है कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की नहीं है तो उसे इस बात को प्रूव करने के लिए वक्फ बोर्ड की जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसी में अपील कर सकते हैं, बाकी किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। बट जो मोदी गवर्नमेंट ने नया एक्ट लेकर आए हैं उसमें आप ट्रिब्यूनल कोर्ट के अलावे इंडिया के किसी भी कोर्ट में केस अपील कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल कोर्ट की अंतिम निर्णय नहीं मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड की सिर्फ कह देने से वक्फ की प्रॉपर्टीज नहीं मानी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स यह तय करने के लिए मध्यस्थ होगा कि कोई प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड की है या नहीं है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स की ही निर्णय अंतिम निर्णय मानी जाएगी। वक्फ बोर्ड के निर्णय से विवादित स्थिति में इनके अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक नॉमिनेटेड ऑफिसर होगा जो एनी टाइम इंडिया के एनी वक्फ बोर्ड में जाकर ऑडिट कर सकता है, यानी वक्फ बोर्ड का इंक्वायरी कर सकता है। वक्फ बोर्ड में 2 वुमेन और अदर रिलीजियस के 2 मेंबर्स को एंट्री मिलेगी और भी कई टर्म्स हैं। इस अमेंडमेंट बिल के बाद मुस्लिम कम्युनिटी से ओवैसी सहित कई विपक्ष लीडर्स को मिर्ची लगी है जो वक्फ बोर्ड की दादागिरी के समर्थन में थे। ओवैसी का कहना है मोदी गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड की शक्तियों को प्रतिबंधित करना चाहते हैं। इस विषय पर कमेंट करके बताओ कि मोदी गवर्नमेंट सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं।